मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नॉवल का नाम इमॉर्टल मार्शल गॉड को बदलकर अयान बनेगा सुप्रीम थंडर गॉड रखा है। पार्ट 11। विक्रम सेन अभी भी एकांतवास में थे और यहाँ के विभिन्न कबीले दुबे, दीवान, अग्रवाल और कई सभी सेन कबीले के प्रति गहरी शत्रुता रखते थे। इस नगर चुनाव में अयान को 4 परिवारों के लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ा। यदि चारों परिवारों के बुजुर्ग नाराज हो जाएं और अपना गुस्सा सेन परिवार के बुजुर्गों पर उतारें तो इससे होने वाले लाभ नुकसान के बराबर नहीं होंगे। अयान का ध्यान भटकने से बचाने के लिए सेन परिवार ने बहुत सावधानी बरती और लड़ाई देखने नहीं आया। ये बच्चा क्या कर रहा है? आयुष सरदार को चिंता होने लगी थी। इस प्रथम युद्ध क्षेत्र को समय के विरुद्ध दौड़ कहा जा सकता है। उड़ते जहाज पर सवार अन्य लोग भी इसी तरह हैरान थे। केवल दानिश दुबे ठंडे स्वर में मुस्कुराए। हालांकि मुस्कान एक झटके में गायब हो गई और अच्छी तरह छिप गई। नीचे काला तीखा राक्षसी वन। अयान अपने 300 पड़ाव पर खड़ा होकर भौचक्का रह गया। उसकी आंखों में एक चांदी की रोशनी चमक उठी और वह अपनी बिजली मेरिडियन विशेषता के साथ राक्षसी क्यूई डिवीजन की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। कुछ गलत है। अयान की बाहें और भी गहरी हो गईं और वह बुदबुदाया, क्या ये हो सकता है कि मैंने गलत देखा? छोटी गौरैया, जाकर देखो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अयान के कंधे पर बैठे पक्षी ने तुरंत चीख मारी और पेंटिंग हवा के झोंके के साथ उड़ गई। कुछ दूर तक चक्कर लगाने के बाद पक्षी अयान के कंधों पर वापस आ गया। अयान ने छोटी चिड़िया के कान में फुसफुसाया। ये देखकर कि छोटी चिड़िया ने सिर हिलाया, अयान के चेहरे पर गुस्सा दबा नहीं सका। जब सभी ने ये दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर संदेह छा गया। अयान ने आकाश में उड़ते जहाज की ओर मुठियां भींची और चिल्लाया, नगर के राजा, विभिन्न संप्रदायों के वरिष्ठों, मैं पूछना चाहता हूं कि इस 300 मार्ग में मूल रिटर्निंग रियल्म राक्षसी जानवर क्यों हैं? एक शब्द ने हजारों लहरों को झकझोर दिया। उड़ते जहाज पर सभी लोग अचंभित थे। गुई युआन, आयुष सरदार सबसे पहले गुस्से में उछल पड़े और दहाड़ते हुए बोले, बड़ों, क्या हो रहा है? सभी प्रतियोगियों का पहला युद्ध क्षेत्र जियांटियन मार्ग होना चाहिए। अयान के मार्ग में मूल क्षेत्र के राक्षसी जानवर क्यों हैं? इसे कैसे समझाया जा सकता है? आयुष सरदार की तो बात ही छोड़िए, बाकी 5 संप्रदायों के दूत भी एक दूसरे की ओर देखने लगे। घुड़सवार सेना के बुजुर्ग ने उत्सुकता से पूछा, ये कैसे संभव है? हमने पहले ही मार्ग की योजना बना ली थी, इसलिए हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए थी। विशेष रूप से अयान मूल क्षेत्र के सबसे निकट स्थित है। ये ग्रीन मून संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। प्रतिष्ठित ग्रीन मून संप्रदाय कैसे गलती कर सकता है? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, एल्डर सलोनी अचानक एक सपने की तरह जाग गया। उसने अपनी खूबसूरत आंखों में प्रश्नवाचक भाव के साथ दानिश दुबे की ओर देखा। सब समझ गए। बात बस इतनी थी कि हर कोई चुप था और खुलकर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। यह सही है। सबसे खतरनाक क्षेत्र ग्रीन मून सेक्ट में फायर क्लाउड टावर द्वारा दबाया जाना है। ये सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन सभी ने एक बात को नज़रअंदाज कर दिया है। दानिश दुबे जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं वह है अयान। दानिश दुबे ने निश्चित रूप से ऐसा जानबूझकर किया था। ओह, दानिश दुबे ने हल्के से मुस्कुराकर कुछ बार अपनी नज़र नीचे घुमाई और फिर कहा, लगता है कि वाकई कोई गलती हुई है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। राक्षसी जानवर का क्रियाकलाप का क्षेत्र पहले से निश्चित नहीं है। ये 300 मार्ग, ऐसा लगता है कि इसे मूल वापसी क्षेत्र में सीमांकित कर दिया गया है। अयान ठंडी हंसी हंसा। दानिश दुबे ने बेपरवाही से कहा, चूंकि दुर्घटना पहले ही हो चुकी है, इसलिए इसका कोई समाधान नहीं है। अयान, तुम्हें आगे जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस इस नगरीय चुनाव के अंत तक इंतजार करना होगा। तुम केवल 16 साल की हो, है ना? आप युवा हैं और आप अभी भी अगले शहर के चयन में भाग ले सकते हैं। आयुष सरदार इतने गुस्से में थे कि उनके फेफड़े फटने वाले थे, लेकिन क्या करता? वह दानिश दुबे के चेहरे पर मुक्का तो नहीं मार सकता था। क्या मार सकता था? अयान, 1 मिनट रुको, आइए देखें कि क्या हम कोई अधिक विश्वसनीय समाधान ढूंढ सकते हैं। नगर के स्वामी आयुष सरदार ने हार मानने से इनकार कर दिया और तुरंत ही बैठक के लिए 6 महान संप्रदायों के दूतों को खोजने निकल पड़े। बेशक आयुष सरदार हार मानने को तैयार नहीं थे। इससे पहले उनका रवैया हमेशा अयान की रक्षा करने का था और वे हमेशा अयान के पक्ष में खड़े रहे थे। यह इसलिए था क्योंकि वह अयान की क्षमता को महत्व देते थे। भले ही वह अन्य कुलों को नाराज करना चाहता था, फिर भी उसे अयान की रक्षा करनी थी। इसे अकेले अयान पर अपना सबसे बड़ा दांव लगाने के रूप में भी देखा जा सकता है। दूत आयुष सरदार ने प्रमुख संप्रदायों के बुजुर्गों की ओर गंभीरता से देखा और गंभीर स्वर में कहा,
क्या सचमुच सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है? क्या हम लाइट स्क्रीन खोल सकते हैं और प्रतियोगियों को फिर से प्रवेश करने दे सकते हैं? यह असंभव है। दानिश दुबे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिर हिलाकर मना कर दिया। उन्होंने कहा, हमारे 6 संप्रदायों के 6 गहन हथियारों ने पहले ही अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा इसमें डाल दी है। यदि हम अब सुरक्षात्मक अवरोध को हटा दें तो 6 गहन हथियार भी आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी की स्थिति में होंगे। बड़े गौतम ने सोच विचार कर कहा, भतीजा दानिश सही कह रहा है। यदि इस बार सुरक्षात्मक अवरोध हटा दिया जाता है तो अवरोध को पुनः संघनित होने में कम से कम 3 से 5 दिन लगेंगे। दानिश दुबे ने कहा, हम अकेले अयान के लिए पूरी योजना को बाधित नहीं कर सकते। नगर के राजा ने एक क्षण सोचा और कहा, फिर भी क्या हम अयान को बाहर लाने के लिए किसी बुजुर्ग को दानव वन में भेज सकते हैं? फिर हम उसे दूसरे रास्ते पर ले जा सकते हैं। मुझे डर है कि यह संभव नहीं होगा। दानिश दुबे ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, सुरक्षात्मक अवरोध के अस्तित्व के दौरान कोई भी अवरोध को पार नहीं कर सकता, यहाँ तक कि हम संप्रदाय के बुजुर्ग भी। ये सुनकर आयुष सरदार पहले से ही कुछ हताश हो गए थे। उसने आकाश की ओर देखा और उसके हृदय में अंतहीन दुख का अनुभव हुआ। एक पुरानी कहावत है कि म्यू शियू को लिन फैंग ने नष्ट कर दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि अयान को भी यही भाग्य सहना पड़ा? मायापुरी टाउन, सेन मनो सभा कक्ष में सेन मनो के सभी कबीले के लोग उपस्थित थे। सबसे ऊपर सेन वंश का सबसे बड़ा बुजुर्ग था। इस समय बड़े बुजुर्ग ने चारों ओर देखा और अंततः उनकी नज़र अशोक सेन पर पड़ी। क्या विक्रम सेन अभी भी एकांतवास में है? अशोक सेन ने सिर हिलाया, पिताजी एकांतवास में है। वह स्वर्ग मूल क्षेत्र में प्रवेश करने का इरादा रखता है। मुझे डर है कि जब तक वह बाहर नहीं निकलेगा तब तक वह बाहर नहीं आएगा। महान बुजुर्ग ने सिर हिलाया और अन्य बुजुर्गों और कबीले के प्रबंधकों की ओर देखते हुए पूछा, क्या सारा कारोबार अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है? तीसरे बुजुर्ग ने सभी की ओर से उत्तर दिया, बड़े भाई, सभी व्यवसाय स्थगित कर दिए गए हैं और दुकानें अस्थायी रूप से बंद हैं। हाँ, महान बुजुर्ग ने सिर हिलाया, कुल के उन सभी सदस्यों को इकट्ठा करो जिनमें लड़ने की क्षमता है और उन्हें पंक्तिबद्ध होकर प्रतीक्षा करने दो। अब तक शहर का चयन शुरू हो जाना चाहिए था। यदि छोटा अयान, आलोक सेन और अन्य लोग संप्रदाय में प्रवेश करने में विफल रहते हैं तो दुबे, अग्रवाल, दीवान और रेड्डी कबीले निश्चित रूप से आएंगे और हमारे सेन कबीले को नष्ट कर देंगे। हमें सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। इस बार हम सेन वंश के साथ जिएंगे और मरेंगे। सेन परिवार के लोगों के चेहरे पर दृढ़ता थी। उन्होंने अपने हथियार उठाए और एक स्वर में चिल्लाए, सेन परिवार के साथ जिएं या मरें। ऐसा लग रहा था जैसे इस संकटग्रस्त परिवार पर काले बादल छा गए हों। अस्तित्व या विलुप्ति केवल एक ही लड़ाई थी। काला तीक्ष्ण राक्षसी वन। आयुष सरदार चेंग ने अपने क्रोध और दुख को एक लंबी आह में बदल दिया। उसने नीचे अयान से कहा, अयान, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने ठीक से योजना नहीं बनाई थी। आपको वहीं रहना चाहिए जहां आप हैं और शहर का चयन समाप्त होने तक इंतजार करना चाहिए। जलाओ, लकड़ी जलाने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शहर चयन प्रतियोगिता देखने वाले सभी दर्शकों के भाव अलग अलग थे। कुछ लोग अयान के लिए विलाप कर रहे थे जबकि अन्य उसकी बदकिस्मती पर खुश थे। नीचे अयान ने उड़ते जहाज की ओर देखा और कहा, मैं मना करता हूं। हर कोई दंग रह गया। आयुष सरदार ने कहा, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। हमने पहले ही सभी संभावनाओं पर विचार कर लिया है। वास्तव में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम आपके लिए कोई दूसरा चैनल बदल सकें। अयान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा मतलब है, मैंने जहां था वहीं रुकने से इनकार कर दिया और इंतजार किया। इसके बजाय मैंने आगे बढ़ना चुना। क्या? उड़ता जहाज फट गया। वह मूल वापसी क्षेत्र मार्ग था। वे सभी मूल रिटर्निंग रियल्म राक्षसी जानवर थे। क्या अयान में एक जियांटियन छठी परत के मार्शल कलाकार के लिए मूल क्षेत्र में प्रवेश करना आत्मघाती नहीं था? अयान, नगर के राजा की आंखें लाल थीं और वह चिल्लाया, अभिभावुक होकर कार्य करने का समय नहीं है। अयान मुस्कुराया और बोला, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद नगरपाल, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया है। इस बिंदु पर अयान ने एक पल के लिए सोचा, फिर उड़ते जहाज की ओर एक घुटने पर बैठ गया और अपनी मुट्ठियां बंद कर लीं। अयान की किस्मत का अनुमान लगाना कठिन है। अगर यह आखिरी बार है जब अयान की सिटी लॉर्ड के साथ बातचीत हो रही है तो अयान अपने दिल में कुछ कहना चाहता है। धन्यवाद नगरपाल, अयान की देखभाल करने के लिए। यदि अयान मर जाता है तो अयान अगले जन्म में नगर के स्वामी की दया का बदला चुकाएगा। मैं कभी भूल नहीं सकता। ऐसा कहते हुए अयान ने कृपान की मूठ को काटा और अपने शरीर से कपड़े की एक लंबी पट्टी फाड़ ली और अपने दाहिने हाथ को कृपान की मूठ के चारों ओर कसकर लपेट लिया। यह इस बात का संकेत था कि उसने नाव जला दी थी और नाव डूब गई थी, और यह अयान के दृढ़ संकल्प का भी प्रतिनिधित्व करता था।
वह अपने हाथ से तलवार छोड़ने की बजाय मरना पसंद करेगा। अयान की बातें सुनकर आयुष सरदार की आंखें लाल हो गई। उन्होंने अपनी मुठ्ठियां कस लीं और मन ही मन सोचा, अयान, यदि तुम दशकों पहले पैदा हुए होते तो हम दोनों निश्चित रूप से सगे भाई होते। अयान के निर्णायक प्रस्थान को देखकर संप्रदायों के सभी दूत भावुक हो गए। बड़े गौतम ने सिर हिलाया और अयान की पीठ पर आह भरते हुए कहा, यह एक ऐसा नायक है जो प्रेम और धार्मिकता को बहुत महत्व देता है। ब्लैक शार्प याओसेन 300 मूल रिटर्न इन पैसेज। अयान ने अपने हाथ में विशाल कृपान पकड़ रखी थी और उसका शरीर खरगोश की तरह घूम रहा था तथा जटिल जंगल में इधर उधर उछल रहा था। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक उठीं और वह राक्षसी क्यूई डिवीजन की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। आकाश में एक छोटा पक्षी भी चक्कर लगा रहा था जो किसी भी समय अयान को चेतावनी का संकेत भेज रहा था। मार्ग का प्रारंभिक बिंदु अपेक्षाकृत संकीर्ण था तथा जैसे जैसे ये गहरा होता गया यह उतना ही चौड़ा होता गया। यह एक संकीर्ण मुंह वाली बोतल की तरह था। जब अयान 3 से 5 मील आगे बढ़ा तो आसपास का वातावरण पहले से ही असाधारण रूप से खुला हुआ था। अपनी आंखों से वह अब दोनों ओर की दीवारों को प्रकाश में नहीं देख सकता था। अचानक आकाश में चक्कर लगा रहे छोटे पक्षी की तीखी चीख सुनाई दी। आ रहा। अयान, जो तेजी से आगे बढ़ रहा था, तुरंत रुक गया। उसने अपनी लंबी काली तराजू वाली कृपान को अपने सामने क्षैतिज रूप से लहराया और उसकी तीखी आंखें कृपान की धार से बाहर की ओर देख रही थीं। उसके सामने की घनी झाड़ियां कुछ बार हिलीं और एक विशाल राक्षस धीरे धीरे बाहर निकला। हे भगवान, ये वास्तव में वही चीज है। उड़ता हुआ जहाज घबराकर चिल्ला उठा। पहला मूल रिटर्निंग राक्षसी जानवर अयान का सामना उसके पुराने प्रतिद्वंद्वी फैंग नियू से हुआ था। दुर्भाग्यवश जिस पवन बैल का अयान ने सामना किया वह वही था जिसका सामना उसने पिछली बार किया था, गुई युआन यी लेया। आयुष सरदार चौंक गया। अयान, हालांकि यह राक्षसी जानवर मार्शल आर्ट और तकनीकों को नहीं समझता है और इसका शरीर मूल रिटर्निंग रियल्म का है, लेकिन इसका रियल्म आपके रियल्म से बहुत अलग है। इसका सीधे मुकाबला मत करो, बस इसके चारों ओर घूम जाओ। अयान की ऐसी कोई योजना नहीं थी। फैंग नियू की आंखों में गुस्से से यह बताना मुश्किल नहीं था कि अगर वह कोई रास्ता भी अपनाना चाहे तो ये फैंग नियू उसे जाने नहीं देगा। जब दुश्मन आपस में मिलते थे तो उनकी आंखें विशेष रूप से लाल होती थीं। पवन बैल की आंखें अतुलनीय रूप से लाल थीं और उसकी आंखों की छोटी रक्त वाहिकाएं फटने वाली थीं। मुंह। पवन बैल की दहाड़ के बाद उसका विशाल शरीर छाया में बदल गया और अयान की ओर दौड़ा। अयान ने इस पवन बैल को कम आंकने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि उसी क्षेत्र के राक्षसी जानवरों के बीच भी इसे नदी के मध्य और ऊपरी भाग में एक शक्तिशाली जानवर माना जा सकता है। अयान ने विंडबुल के पहले हमले को चतुराई से चकमा दे दिया। दोनों एक दूसरे को छूते हुए निकल गए और एक दूसरे को छूते नहीं दिखे। अयान ने दिल में राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि उसकी गति सचमुच पहले जैसी नहीं रही। इस बार विंडबुल के आक्रमण के पहले दौर से बचने के लिए शैडो स्टेप्स का उपयोग करना भी बेकार था। इसके तुरंत बाद क्रोधित पवन बैल ने पलटकर देखा और उसके चारों खुरों के नीचे एक तेज हवा उठी और एक और भी भयंकर हमला होने वाला था। उड़ते जहाज पर सभी ने अपनी सांस रोक ली। उनका मूड अयान से भी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। अयान ने तुरंत अपने मन में पवन बैल की स्थिति का विश्लेषण किया। यद्यपि पवन बैल की आक्रमण पद्धति बहुत सरल थी, फिर भी उसकी शक्ति असीम थी और उसकी गति अत्यंत तीव्र थी। यह अभी भी बहुत परेशानी भरा था। ये देखकर कि पवन बैल के खुरों के नीचे तेज हवाएं पहले ही प्रचंड हो चुकी थीं, अयान ने भी अपना मन बना लिया। इस तरह की चीजों से निपटने के लिए इसका सीधा सामना करना होगा। किसी भी तरकीब से कोई खास फायदा नहीं होगा। मुंह। विंडबुल ने अंततः अपना दूसरा आक्रमण शुरू किया। उसका शरीर जमीन पर उछल रहा था और तेज हवाएं उसके पास से सीटी बजा रही थीं। यह एक जीवित भूमि युद्ध रथ की तरह था। पवन बैल के बेतहाशा दौड़ने की आवाज के साथ अयान ने अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को नीचे कर दिया और काले रंग के स्केल को जमीन में डाल दिया। उसकी बाई कोहनी चाकू के पिछले हिस्से से दब गई। जैसे ही साधारण ब्लैक स्केल सेबर को बिजली की विशेषता का सामना करना पड़ा, ये तुरंत एक उच्च श्रेणी की आत्मा ग्रेड तक बढ़ गया। एजो ड्रैगन, समुद्र में जाओ। अयान के शरीर के अंदर का माहौल तुरंत ही फट गया। एक भयानक शक्ति ने अयान को बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया, जिससे उसका पूरा शरीर आग की लपटों के गोले में बदल गया। यही चाल है, सलोनी ने दांत पीसते हुए कहा। इस बदमाश, अगर तू जानता कि मेरे साथ गोलियां लेना कितना अच्छा होगा। यदि वह मर गया तो यह आक्रमणकारी मार्शल कौशल नष्ट हो जाएगा। एक लेवल 1 मूल रिटर्निंग विंडबुल एक दिवंगत जियांटियन छठे चरण के मानव मार्शल कलाकार के साथ आमने सामने टकरा गया। पेंग। टकराव की आकाश और पृथ्वी हिला देने वाली ध्वनि गूंज उठी। हवा की लहरें और लपटें एक घेरे में फैल गईं, जिससे 20 मीटर के दायरे में सभी प्राचीन पेड़ उखड़ गए।
अयान और पवन बैल को एक दूसरे से बुरी तरह से दबाया गया। काले रंग की परतदार तलवार पवन बैल के घुमावदार सींगों पर कसकर दबा दी गई, जबकि उसकी आंखें पवन बैल की लाल आंखों को घूर रही थीं। वे दोनों गतिरोध में फंस गए थे। पवन बैल के खुर लगातार जमीन को हिला रहे थे, जिससे धरती कांप रही थी। अयान ने जमीन पर मजबूती से कदम रखा और पिछले मौसम का लाभ उठाकर जमीन की मजबूती को और मजबूत किया। फिर भी उसके पैर भी धरती में गहराई तक धंस गए। पवन बैल ने अपने प्रभाव बल को बढ़ा दिया, अयान को दूर धकेलने की कोशिश की और अयान का ऊर्जा भंडारण अंतिम चरण में पहुंच गया था। अंततः पवन बैल ने क्रोध से दहाड़ लगाई और पूरी ताकत से विस्फोट किया। अयान के शरीर में मौजूद जियांटियन भी तुरंत फट गया। एजो ड्रैगन की अंतिम आधी चाल, ड्रॉइंग सेबर रुख, इतिहास में सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गई। अपनी विशालकाय काली कृपान को जोर से उठाते हुए 10 मीटर लंबी विशालकाय अर्धचंद्राकार कृपान क्यूई आकाश में उड़ गई। धमाका! अयान ने विशालकाय पवन बैल को उड़ा दिया। बड़े अर्धचंद्राकार कृपान क्यू ने पवन बैल के माथे को बुरी तरह से काट दिया, जिससे एक के बाद एक आग भड़क उठी। अयान स्वयं भी पवन बैल के प्रभाव से पीछे की ओर गिर गया। वह सीधा खड़ा हो गया और उसके पैरों ने जमीन पर 2 गहरी खाइयां बना दीं। हवा में उड़ते पवन बैल को देखकर उसने मौत से लड़ने के लिए अपने मजबूत माथे और कृपान क्यूई का इस्तेमाल किया, लेकिन वह कृपान क्यूई बहुत निर्दयी थी। अंत में पवन बैल की अंतिम रक्षा अभी भी कृपान क्यूई द्वारा भेदी गई थी। एक तूफानी बैल वास्तव में मध्य हवा में अर्धचंद्राकार कृपान प्रकाश से 2 टुकड़ों में कट गया था। रंबल 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 रंबल। वह वास्तव में जीता। उड़ता हुआ जहाज घबराकर चिल्ला उठा। कुछ दूरी पर अजय रेड्डी ने अभी अभी एक जियांटियन छठी परत राक्षसी लोमड़ी का वध किया था। उसने हैरान चेहरे पर गर्व के भाव के साथ आसमान की ओर देखा। उन्होंने सोचा कि हर कोई अजय रेड्डी के अद्भुत प्रदर्शन के लिए जयकार कर रहा है, लेकिन उन्होंने मन ही मन कहा, ये लोग बहुत अज्ञानी हैं। राक्षसी लोमड़ी को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास इससे भी अधिक शक्तिशाली तरीके हैं। दूसरी ओर आशीष दीवान ने भी 8वें स्तर के जियांटियन स्टील समर्थित गोरिल्ला को मार डाला था। गोरिल्ला जमीन पर पड़ा था और आशीष दीवान ने उसका पूरा सिर उड़ा दिया था। आशीष दीवान ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और मन ही मन सोचा, क्या उड़ते जहाज पर बैठे दर्शक खुद को बहुत ज्यादा दिखा नहीं रहे हैं? मैंने अभी अभी एक स्टील बैग्ड गोरिल्ला को मार डाला है, क्या उन्हें इतनी जोर से जयकारे लगाने की जरूरत है? ऐसा लग रहा था कि उनकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी, इसलिए उन्हें भविष्य में कम ही चर्चा में रहना होगा। आगे जाकर जेम्स अग्रवाल और सरिता दुबे ने मुस्कुराते हुए एक स्वर में कहा, लगता है आशीष दीवान का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। इससे सभी लोग अचानक घबराकर चिल्लाने लगे। अयान पवन बैल की लाश के पास आया और अपनी कृपान की नोक का उपयोग करके पवन बैल के सिर से एक पारदर्शी गेंद निकाली। युआन क्यूई की सतह अभी भी खून से सनी हुई थी। ओह, बहुत भाग्यशाली! अयान का दिल तेजी से धड़क उठा और उसने गेंद लेने के लिए मौसम का सहारा लिया। यह एक पवन प्रकार का दानव क्रिस्टल था, जिसे आमतौर पर दानव क्रिस्टल पत्थर के रूप में जाना जाता है। इस वस्तु का अच्छा औषधीय महत्व था। इसकी मजबूती के कारण इसका उपयोग कलाकृतियों के शोधन और गोली शोधन के लिए किया जा सका। इसका मूल्य समान स्तर की स्पिरिट जड़ी बूटियों से थोड़ा अधिक था। इसके अलावा दानव क्रिस्टल पत्थर दुर्लभ अयस्कों के समान ही थे। प्रत्येक राक्षसी जानवर के पास यह नहीं था, इसलिए उनके प्रकट होने की संभावना बहुत कम थी। उसने दानव क्रिस्टल को 2 बार तौला और सिर हिलाया। खैर, हालांकि यह केवल द्वितीय श्रेणी का दानव क्रिस्टल है, यह अभी तक तृतीय श्रेणी तक नहीं पहुंचा है, लेकिन यह बुरा भी नहीं है। जैसे ही उसने बात की, अयान मुस्कुराया और लापरवाही से पवन प्रकार के दानव क्रिस्टल को आकाश में फेंक दिया। छोटी गौरैया, ये लो। वह छोटा पक्षी भी वायु जनित राक्षसी जानवर था। उसने खुशी खुशी राक्षसी क्रिस्टल को अपने मुंह में पकड़ लिया और गर्दन उठाकर उसे निगल लिया। पवन प्रकार द्वितीय श्रेणी दानव क्रिस्टल को निगलने के बाद छोटी चिड़िया अच्छे मूड में थी। वह अयान के कंधे पर उतरा और अपनी चोंच से अयान के चेहरे को हल्के से छुआ। हा, मेरे पीछे आओ, ये लाभ आपके लिए अपरिहार्य हैं। अयान मुस्कुराया, उस पर पैर रखा और तेजी से बाहर निकल गया। लेकिन कुछ ही देर बाद अयान के कंधे पर बैठी छोटी चिड़िया ने अचानक चीख मारी और फुफकारती हुई आसमान में उड़ गई। ये तेजी से एक क्षेत्र के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। छोटे पक्षी के मुंह से चीखें और भी तीव्र होती गई। अयान अपनी बाहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका और बोला, जब हम अभी पवन बैल से मिले थे तो वह छोटा पक्षी इतना असामान्य नहीं था। क्या हुआ? उनके ठीक सामने अभी भी घनी झाड़ियां थीं। जब वे ऊंचे प्राचीन वृक्षों वाले जंगल में खड़े थे तो झाड़ियों की गहराई से 2 हल्की हरी रोशनियां टिमटिमा रही थीं। अयान की नजरें हरी रोशनियों से मिली
सरसराहट के साथ झाड़ी हिली और एक राक्षसी भेड़िया धीरे धीरे झाड़ी से बाहर निकला। जब राक्षसी भेड़िया जमीन पर उतरा तो उसका सिर अयान के सिर के बराबर ही ऊंचा था, लेकिन उसके चारों अंग मजबूत थे और चलते समय उसने कोई आवाज नहीं की। राक्षसी भेड़िए ने अयान पर तुरंत हमला नहीं किया, इसके बजाय वह धीरे धीरे घूमता रहा और धीमी आवाज में दहाड़ने लगा। उसकी आंखें एक पल के लिए भी अयान के शरीर से नहीं हटीं। मूल वापसी का प्रथम स्तर। अयान ने राहत की सांस ली। ये तो बस एक राक्षसी भेड़िया है, ये खतरा पवन बैल जितना बड़ा नहीं है। क्या ये छोटी चिड़िया बहुत शोर नहीं मचा रही है? लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, आकाश में उड़ता हुआ छोटा पक्षी और भी अधीर हो गया। अयान पक्षी की हरकतें देखकर हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल वह चौंक गया, यहाँ तक कि अयान भी घबराए बिना नहीं रह सका। भेड़िए झुंड में रहने वाले जानवर हैं। सामान्यतः कहा जाए तो भेड़ियों के एक झुंड में कई राक्षसी भेड़िए और एक भेड़िया राजा होता है। बेशक कभी कभी उनका सामना लोनली वुल्फ से होता था, लेकिन अधिकतर समय लोनली वुल्फ्स तभी अकेले पड़ते थे जब वुल्फ किंग्स की पिछली पीढ़ी को नए वुल्फ किंग्स द्वारा निष्कासित कर दिया जाता था। जाहिर है अयान के सामने राक्षसी भेड़िया मजबूत और शक्तिशाली था। यह निश्चित रूप से बूढ़ा भेड़िया राजा नहीं था। दर्शक भी पसीने से तरबतर हो गए। लानत है, आयुष सरदार के माथे की नसें हिंसक रूप से फड़क उठी और वह अधीरता से बोला, तुमने ऐसे कठिन राक्षसी जानवर का सामना क्यों किया? भेड़ियों से निपटना बेहद कठिन था। वे केवल भेड़िया राजा के आदेशों का पालन करते थे और यह नहीं जानते थे कि भय क्या होता है। यह एक ऐसा जानवर है जो तब तक हार नहीं मानता जब तक उसे वह नहीं मिल जाता जो वह चाहता है। मुख्य बात थी खेती के क्षेत्रों में अंतर। अयान एक मूल क्षेत्र के राक्षसी जानवर को हराने में सक्षम हो सकता है, लेकिन वह एक साथ इतने सारे मूल क्षेत्र के राक्षसी जानवरों का विरोध कैसे कर सकता है? अयान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और धीरे धीरे पीछे हट गया। जहां तक राक्षसी भेड़िए का सवाल है, उसने अयान पर हमला नहीं किया। अयान पीछे हट गया और अंदर घुस गया, जबकि अयान अंदर घुसते ही पीछे हट गया। यह क्या कर रहा है? अयान ने बाहें सिकोड़ी और उसकी आंखों में बिजली का इंजेक्शन लगा दिया। एक क्षण में अयान की दृष्टि के क्षेत्र में उज्ज्वल और स्पष्ट राक्षसी ऊर्जा के बादल प्रकट हो गए। ये टूट गया है। वे वास्तव में एक सरणी स्थापित कर रहे हैं। अयान जहां भी देख सकता था, वहां पहले से ही आसपास की झाड़ियों में राक्षसी भेड़िए घात लगाए बैठे थे। उन्होंने एक घेरा बनाया और अयान को बीच में फंसा दिया। भेड़िए हमेशा से संगठित और अनुशासित रहे हैं तथा शिकार करते समय उनका श्रम विभाजन स्पष्ट और कुशल रहा है। अयान अब और इंतजार नहीं कर सका। वह उम्मीद करता था कि वे गुप्त रूप से अवसर की तलाश करेंगे, इसलिए उसके लिए नेतृत्व करना बेहतर था। ये सोचकर अयान ने तुरंत अपनी कृपान पकड़ी और भेड़िए की ओर दौड़ा। उसने अपने हाथ में ली हुई कृपान उठाई और भेड़िए की ओर 3 मीटर लंबी कृपान चलाए। इस समय प्रमुख भेड़िया तेजी से पीछे हट गया। अयान के बगल की झाड़ियों से 7 राक्षसी भेड़िए बाहर कूद पड़े। उनमें से प्रत्येक मूल रिटर्न के प्रथम स्तर पर था। 7 राक्षसी भेड़ियों को एक गोलाकार पैटर्न में व्यवस्थित किया गया था, एक बाईं ओर, एक दाईं ओर, एक दाईं ओर, 2 बाईं ओर और 5 बाईं ओर। अयान ने बाईं और दाईं ओर के राक्षसी भेड़ियों के हमलों को चकमा दे दिया, लेकिन दाईं ओर के राक्षसी भेड़ियों ने उसे काट लिया। तीखे नुकीले दांत, मूल क्षेत्र, तुरंत अयान की त्वचा में घुस गए और भेड़िए के नुकीले दांत निर्दयतापूर्वक उसके मांस और रक्त में धंस गए। जब अयान ने उस राक्षसी भेड़िए को काटने के लिए अपनी कृपान से वार किया जिसने उसे काटा था, तो राक्षसी भेड़िए ने लड़ने में संकोच नहीं किया और तुरंत अपना मुंह छोड़ दिया और पीछे हट गया। शिकारी पक्षी अपनी पूंछ हिलाते हैं। अयान की आभा डूब गई और काले रंग की कृपान क्षैतिज रूप से कट गई। एक अर्धचंद्राकार कृपान आभा जो लगभग पूर्ण वृत्ताकार थी, सभी दिशाओं में फैली हुई थी। 5 राक्षसी भेड़ियों में से शेष 4 भेड़िए मुड़कर भाग गए। वे झाड़ियों में कूद गए और सहयोग से अयान के वार से बच गए। इस बीच अन्य 2 राक्षसी भेड़िए, जो अब तक हिले नहीं थे, बीच हवा से कूद पड़े। अयान ने एक राक्षसी भेड़िए का कंधा काट दिया और जमीन पर गिर पड़ा। ब्लेड का आधा हिस्सा राक्षसी भेड़िए के मांस और खून में धंस गया, लेकिन दूसरे राक्षसी भेड़िए ने अयान के दाहिने कंधे पर काट लिया। इस काटने से अयान ने विशालकाय कृपान पर अपनी पकड़ लगभग खो दी। जब उसने अपने कृपान की मूठ से उस राक्षसी भेड़िए को कुचल दिया जो उसके कंधे पर काट रहा था और वह उसका बदला लेने ही वाला था, तो राक्षसी भेड़िया तेजी से झाड़ी में वापस चला गया। उसी समय अयान को अपनी पीठ में जलन महसूस हुई, लेकिन यह एक भेड़िए का छिपकर किया गया हमला था जिसने अयान की पीठ पर काट लिया था। लक्ष्य अयान की रीढ़ थी। सौभाग्य से अयान के पास अपनी रक्षा के लिए काला कवच था। जब तक अयान ने जवाबी हमला किया, तब तक मुख्य भेड़िया भाग चुका था। अगले कुछ राउंड में अयान को कई हार का सामना करना पड़ा। राक्षसी भेड़ियों का झुंड अयान से बिल्कुल भी नहीं भिड़ा।
वे गुरिल्ला युद्ध में शामिल हुए और समूहों में हमला किया। जब भी अयान जवाबी कार्रवाई करना चाहता, वे तुरंत पीछे हट जाते। दूसरी ओर अयान का शरीर पहले से ही रंगों से सना हुआ था और उसके कपड़े ताजे खून से लाल हो गए थे। भेड़ियों के इस प्रकार के गुरिल्ला युद्ध से अयान बहुत परेशान हो गया और वह इससे बचाव करने में असमर्थ हो गया। प्रत्येक राक्षसी भेड़िया मूल रिटर्न के प्रथम स्तर पर था। इससे अयान को उनमें से एक से निपटने के लिए बहुत एकाग्रता का उपयोग करना पड़ा, लेकिन अन्य राक्षसी भेड़िए हमला करने के अवसर की तलाश में थे, जिससे अयान की एकाग्रता हमेशा अपर्याप्त रही। अयान ने जल्दी से सोचा, इस समय भेड़ियों के झुंड से निपटने के लिए बिजली का उपयोग करना स्पष्ट रूप से मूर्खतापूर्ण था। एक के बाद एक बिजली गिरने से बिजली की खपत असहनीय हो गई और भेड़ियों का झुंड इतना बिखरा हुआ था कि बिजली की शक्ति से उन सभी को एक साथ नष्ट करना असंभव था। अंत में यदि मौसम बर्बाद हो गया तो परिणाम बहुत अच्छे नहीं हो सकते। जब अयान सोच रहा था, भेड़ियों का झुंड इंतजार नहीं कर रहा था। वे छाया में बदल गए और युद्ध क्षेत्र में घूमने लगे। वे सभी एक ही झटके में पीछे हट गए, भले ही वे सफल हुए हों या नहीं। अयान का लबादा टुकड़े टुकड़े हो गया था। उसकी मुट्ठी से खून बहकर जमीन पर टपकने लगा, जिससे खून के लाल फूल फूट पड़े। ये टूट गया है। बड़े गौतम की बाहें तन गईं। अयान की साधना का स्तर बहुत कम है। इतने सारे विरोधियों से निपटना पर्याप्त नहीं है। भले ही भेड़िए उसे न मारें, फिर भी वे अयान को मौत के घाट उतार सकते हैं। हर कोई अपने मन में जल्दी जल्दी जवाबी उपायों के बारे में सोच रहा था। कई लोग समाधान लेकर आए थे, लेकिन उनकी विधि केवल इस आधार पर आधारित हो सकती थी कि अयान मूल रिटर्निंग दायरे में होना चाहिए। इस समय अयान अचानक पलटा और शुरुआती बिंदु की ओर दौड़ पड़ा। उसकी गति बहुत तेज थी। हा, दानिश दुबे सबसे पहले ठहाका लगाकर हंसे। मैंने तो सोचा था कि अयान बहुत बहादुर है। अंत में वह अभी भी दयनीय स्थिति में भागना चाहता था। बहादुरी के बारे में क्या, वह तो बस बहादुर होने का दिखावा कर रहा था। सलोनी ने सिर हिलाया। हालांकि अगर अयान अब वापस शुरुआती बिंदु पर भाग भी गया तो भी यह बेकार होगा, है ना? भेड़िया राक्षसों का वह झुंड उसका पीछा करेगा। सभी ने आह भरी और अयान की ओर इशारा करते हुए मजाक उड़ाया। कुछ गड़बड़ है। कोई भी समस्या नहीं देख सकता था, केवल नगर स्वामी आयुष सरदार ही इसे देख सकते थे। उन्होंने नीचे दी गई स्थिति का अवलोकन किया। अयान उसके आगे बेतहाशा दौड़ रहा था, जबकि भेड़ियों का झुंड उसके पीछे पीछे चल रहा था। इस दृश्य ने अचानक आयुष सरदार को युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए इस्तेमाल की गई एक व्यूह रचना की विधि की याद दिला दी। ये बदमाश नगर प्रभु आयुष सरदार की आंखें चमक उठीं और वे जोर से हंस पड़े। जैसे ही आयुष सरदार की हंसी से सभी हैरान हुए, किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो! अयान, जो पूरी गति से दौड़ रहा था, अचानक उसके सामने आ गया। इस किक के प्रभाव से वह तुरंत बेतहाशा भागने से पीछे हटने लगा। आधे रास्ते में अयान ने अपना शरीर घुमाया और अपनी कृपान जमीन में घोंप दी। उसके पूरे शरीर में युआन क्यूई बढ़ गया और फिर एक विस्फोटक नीला ड्रैगन समुद्र में निकल गया। मूलतः अयान का पीछा कर रहे भेड़ियों का झुंड जटिल भूभाग के कारण अपनी संरचना बनाए नहीं रख सका। वे केवल जंगल से बाहर निकलकर अयान का पीछा करने के लिए सड़क का अनुसरण कर सकते थे। इस तरह अयान ने 8 भेड़ियों को एक सीधी रेखा में खींच लिया। जहां तक अयान का सवाल है, जो बिना किसी चेतावनी के बेतहाशा भाग रहा था, ये जेडी की ओर से जवाबी हमला था। एक क्षण तो अयान अभी भी बेतहाशा भाग रहा था, लेकिन अगले ही क्षण वह विपरीत दिशा में दौड़ने लगा। वह समुद्र में जा रहे एक लंबे अजगर की तरह गरजती हुई लपटों के सामने खड़ा था। अयान की वर्तमान स्थिति में वह प्रभावशाली आभा वास्तव में बहुत भयंकर और दबंग लग रही थी। किसने कहा कि उतले पानी में झींगों द्वारा ड्रैगन का खेल खेला जाता है? यह ऐसा प्रहार था जिसके लिए अयान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। जब भयंकर ड्रैगन समुद्र में गया तो हवा से वास्तव में एक हल्की ड्रैगन जैसी दहाड़ सुनाई दी। अयान की एक ही चाल से पंक्ति में खड़े 8 भेड़िया राक्षस पूरी तरह से पलट गए। अंतिम ड्राइंग ब्लेड स्लैश ने भेड़िए का सिर काट दिया, जिसे मौके पर ही भेड़िए के सिर से पूंछ तक धकेल दिया गया था। महान चंद्र कृपान क्यों चमकता हुआ और चकाचौंध करता हुआ आकाश में उड़ गया। ड्रैगन तो फिर भी ड्रैगन ही था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भेड़ियों ने उसके साथ कितना अजीब व्यवहार किया था, वह फिर भी एक ड्रैगन था। जैसे ही प्रमुख भेड़िया मरा, अन्य 7 भेड़िए तुरंत अराजकता में फंस गए, विशेषकर अब जबकि वे अभी भी हवा में ही उड़ रहे थे। उन्हें अभी जमीन पर उतरना बाकी था। अयान ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसकी बाई तर्जनी उंगली काले तराजू वाले कृपान से टकराई। उसने अपनी उंगलियां 3 बार हिलाईं। उसकी उंगलियां ब्लेड पर जोर से और बलपूर्वक टकराई और अचानक काले और चमकदार ब्लेड पर बिजली की एक घनी परत उभर आई। उसकी कृपान। दानिश दुबे का चेहरा तुरंत गुस्से से पीला पड़ गया। उसकी कृपान में वाकई एक छिपी हुई खूबी है। ये बिजली की शक्ति को उत्तेजित कर सकता है।
अयान के जेडी पलटवार से सभी लोग हैरान थे, लेकिन अब उन्होंने ऐसा चौंकाने वाला दृश्य देखा। वे सभी वास्तव में अवाक थे और उनके मुंह खुले हुए थे। ब्लेड पर दिखाई देने वाली बिजली स्वाभाविक रूप से अयान द्वारा जानबूझकर छिपाई गई थी। वह चाहता था कि अन्य लोग गलतफहमी में रहें और सोचे कि बिजली ब्लैक स्केल सेबर द्वारा उत्सर्जित की गई थी। कोई आश्चर्य नहीं, चेतन दुबे ने हौंकते हुए कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी कृपान इतनी विचित्र है कि उसे स्वतंत्र रूप से उन्नत किया जा सकता है। पता चला कि इसमें बिजली के छिपे हुए गुण हैं। जब अयान ने ब्लेड बाहर निकाला तो उसने तुरंत पट्टी हटा ली और ब्लेड की भिनभिनाती आवाज के साथ अपने हाथों को 1 दर्जन से अधिक बार टकराया। थंडर किंग सील, बिजली, पू। अयान ने एक गहरी सांस ली और अपनी हथेली से बिजली का एक बड़ा गोला बाहर थोप दिया। बिजली का गोला बड़ा होता गया, इतना बड़ा कि उसका व्यास 10 मीटर हो गया, जो सभी भेड़िया राक्षसों को ढकने के लिए पर्याप्त था। हाओ बिजली से 7 भेड़िया दानवों को मारा गया, वे सभी अकड़ गए। अयान अपनी कृपान हाथ में लेकर आगे बढ़ा। उसने अपनी कृपान उठाई और जमीन पर उतरा। लगातार 7 बार भयंकर अजगर ने अपनी पूंछ हिलाई। कृपान क्यूई के 7 अर्धचंद्रों ने सभी 7 भेड़ियों के सिर काट दिए। हर कोई अचंभित था, अपनी वर्तमान मनोदशा को व्यक्त करने के लिए एक भी शब्द नहीं ढूंढ पा रहा था। एक जियांटियन छठी परत मार्शल कलाकार ने पहले एक जियांटियन पहली परत पवन बैल को मार डाला, फिर उसने 8 जियांटियन पहली परत राक्षसी भेड़ियों को मार डाला। अयान की यात्रा को अविश्वसनीय रूप से खतरनाक कहा जा सकता है, लेकिन वह कांटों और कंटकों को भी काटने में सक्षम था, जिससे उसके साहसिक कार्य में अतुलनीय रोमांच जुड़ गया। अरे, ये कैसे संभव है? दानिश दुबे ने मौके पर ही गुस्से में गाली दे दी। और नीचे राक्षसी जंगल में अयान की भी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि शत्रु का क्षेत्र बहुत ऊंचा था। उसके लिए सामान्य रूप से राक्षसी जानवरों को मारना असंभव था। भले ही उसे सबसे अच्छा अवसर मिल गया हो, फिर भी उसे भेड़िए का सिर काटने के लिए अशिंक थंडर सेबर तकनीक का उपयोग करना ही था। इस समय अयान न केवल चोटों से भरा हुआ था, बल्कि वह अपनी शारीरिक शक्ति खोने और पिछले मौसम की परीक्षा का भी सामना कर रहा था। अयान जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और अपने भंडार से नए वस्त्र का एक सेट निकाला। उसने पुराने वस्त्र फाड़ डाले, उनमें दैवी जड़ी बूटियां मिला दी और उन्हें अपने शरीर के सभी घावों पर लपेट लिया। सौभाग्य से वहां कोई भेड़िया राजा नहीं है, अन्यथा ये और भी अधिक परेशानी भरा होता, अयान ने मन ही मन बुदबुदाया। ऐसा लगता है कि ये 8 भेड़िए राक्षसी भेड़ियों की एक छोटी सी सेना मात्र है। केवल प्रमुख भेड़िया ही आगे बढ़ता है, लेकिन भेड़िया राजा यहाँ नहीं है। अन्यथा जिस क्षण वुल्फ किंग प्रकट हुआ, वह कम से कम दूसरे स्तर का मूल रिटर्निंग राक्षस होगा। अयान ने स्टोरेज रिंग की ओर देखा। केवल अंतिम 2 द्वितीय श्रेणी की कायाकल्प गोलियां ही बची थीं। जब तक उसके पास कोई अन्य विकल्प न हो, वह उनका आकस्मिक उपयोग नहीं कर सकता था। वह नहीं जानता था कि भविष्य में उसे किस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा उसके पास ज़्यादा समय भी नहीं बचा था। आसमान की ओर देखते हुए लगा कि 2 घंटे से अधिक समय बीत चुका था। वह अपनी तलवार हाथ में लेकर आगे बढ़ने से पहले केवल कुछ देर आराम कर सका। अन्य 299 सुरंगों में भी प्रतियोगी उत्साह में थे। उन्होंने अपनी विभिन्न युद्ध कौशल का प्रयोग कर अपनी पूरी शक्ति से अपना शानदार पक्ष प्रदर्शित किया। जियांटियन क्षेत्र के राक्षसी जानवर का सामना करना, जिसने किसी भी मार्शल तकनीक का उपयोग नहीं किया था, यह अन्य प्रतियोगियों के लिए खुद को दिखाने का एक शानदार अवसर था। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि 300 मार्ग शानदार और खतरनाक लड़ाइयों से भरा हुआ था। डैनिश, क्या तुमने ये देखा? ग्रीन मून संप्रदाय के एक दूत ने दानिश दुबे से फुसफुसा कर कहा। वह लड़का वास्तव में काले कृपान का उपयोग एक अजीब मार्शल कौशल को जारी करने के लिए कर सकता है। दानिश दुबे ने चुपचाप सिर हिला दिया। सभी ने अयान की लाइटनिंग किंग सील देखी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बदमाश अपना राज नहीं बताएगा, दानिश दुबे ने दांत पीसते हुए उग्रता से कहा। ये राजवंश की वह शापित महिला होगी जिसने इसे युद्ध कौशल दिया होगा। ग्रीन मून संप्रदाय के दूत ने भयावहता से मुस्कुराते हुए कहा, बिजली के गुणों वाली कृपान और कृपान के अनुरूप मार्शल कौशल वास्तव में बुरा नहीं है, अगर हम उस कृपान को जब्त कर सकें। जूनियर भाई, दानिश दुबे ने हाथ हिलाकर अपने पास खड़े संदेशवाहक को टोका। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, ऐसे शब्द लापरवाही से मत कहो। बगल में खड़े नगर स्वामी आयुष सरदार ने राहत की सांस ली और उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। ये बच्चा अयान मुझे हमेशा बहुत सारे आश्चर्य देता है। नीचे अयान अभी भी हाथ में कृपान लिए आगे बढ़ रहा था। उन्होंने अपनी भंडारण अंगूठी की जांच की और पाया कि उसमें केवल 2 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर बचे थे। कुछ देर सोचने के बाद भी वह उनका उपयोग करने में असमर्थ था। अशिंक थंडर सेबर एक मार्शल कौशल था जिसे उन्होंने स्वयं बनाया था। इसमें अधिक शारीरिक शक्ति खर्च होती थी, चाहे वह कायाकल्प करने वाली जड़ी बूटी हो या कायाकल्प करने वाली गोली।
उनका सबसे बड़ा कार्य केवल घावों को ठीक करना था। उनकी शारीरिक शक्ति की पुनर्प्राप्ति अभी भी अपेक्षाकृत सीमित थी। सौभाग्य से उसने पहले दिन कम समय बिताया था, इसलिए उसे निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन जैसे बहुमूल्य संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। थोड़ा आगे चलने पर राक्षस वन के भीतर छिपी एक नदी दिखाई दी। आप समय पर आए, अयान मुस्कुराया और तुरंत नदी के ठंडे पानी से अपना शरीर धोने के लिए अंदर चला गया। 2 भीषण लड़ाइयों के बाद अयान का शरीर पहले ही थक चुका था। इस समय वह किंग शुई के शरीर में प्रवेश करके अपनी कुछ आत्मिक ऊर्जा पुनः प्राप्त कर सकता था। अयान ने अपने बालों के सिरे पर पड़ी पानी की बूंदों को झाड़ा और अचानक उसे नदी के किनारे एक अजीब सा पौधा दिखाई दिया। ये बहुत अजीब बात थी। पेड़ पेड़ों से छोटे थे, लेकिन घास घास से लंबी थी। ये 4 से 5 मीटर ऊंचा था और पेड़ों पर लाल फल लगे थे। ये वास्तव में दानव मूल फल है। जब अयान ने फल को स्पष्ट रूप से देखा तो वह तुरंत बहुत खुश हुआ। यह मूल वापसी क्षेत्र था। राक्षसी जानवरों के राज्य बहुत ऊंचे थे। सघन राक्षसी ऊर्जा ने ऐसी चीज को जन्म दिया जो अन्य क्षेत्रों में शायद ही कभी देखी गई थी, राक्षसी मूल फल। दानव मूल फल एक खजाना था जो किसी की शिरोबिंदु और मार्शल साधना को पोषित कर सकता था। इसका सबसे बड़ा कार्य था शीघ्रता से शक्ति प्राप्त करना। यही तो आप वास्तव में चाहते हैं। अयान ने तेजी से पेड़ पर अपनी नजर घुमाई। पेड़ पर कुल 3 दानव मूल फल थे। ये तीनों फल अयान के लिए बेहद कीमती थे। जैसे ही वह बहुत खुश हुआ और दानव मूल फल तोड़ने वाला था, एक छाया उसकी आंखों के कोने से गुजरी। अयान की प्रतिक्रिया त्वरित थी। उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। उसने अवचेतन रूप से छाया के हमले को चकमा दिया। लेकिन तभी एक और छाया दिखाई दी। अयान को केवल यह महसूस हुआ कि उसके बाएं हाथ को किसी ने जकड़ लिया है, और फिर उसका पूरा शरीर हवा में उछल गया और उसे नदी से बाहर फेंक दिया गया। बैंग बैंग। प्रचंड प्रक्षेपण बल के कारण अयान ने रुकने से पहले एक पंक्ति में 2 विशाल प्राचीन वृक्षों को तोड़ दिया। उसने अपने कंधे रगड़े और पीछे देखा। उसने 2 बैंगनी बालों वाले बंदरों को दानव मूल फल वृक्ष पर उल्टे लटके देखा। दोनों बैंगनी बालों वाले बंदरों के माथे पर ज्वाला के समान बाल थे और उनकी आंखों से हल्की बैंगनी ज्वाला चमक रही थी। बैंगनी ज्वाला आत्मा बंदर। अयान को लगा कि उसका सिर सुन्न हो गया है। बैंगनी ज्वाला आत्मा बंदर एक बहुत ही परेशान करने वाला राक्षसी जानवर था। यद्यपि इसका नाम स्पिरिट मंकी था, परंतु वास्तव में यह एक राक्षसी जानवर था। यह एक राक्षसी बंदर था। लगभग कोई भी ऐसे बंदर को भड़काने की पहल नहीं करेगा। सामान्यतः कहा जाए तो बैंगनी ज्वाला आत्मा बंदर मनुष्यों पर हमला करने की पहल नहीं करेगा, लेकिन जब तक वह उस पर नजर रखे हुए है, यह निश्चित रूप से भयानक होगा। अयान ने इस तरह की चीज राक्षसी जानवर एटलस में देखी थी। इस समय उसने देखा कि उसके सामने के दोनों राक्षसी बंदर मूल रिटर्निंग दायरे के प्रथम स्तर पर थे। वे दोनों अवश्य ही दानव मूल फल की रखवाली कर रहे होंगे। अयान समझ गया, ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसने दानव मूल फल पर लालच किया था, जिससे उसने दोनों बंदरों को क्रोधित कर दिया। फिर उसने दोनों बंदरों से कहा, मैं दानव मूल फल को नहीं हिलाऊंगा, हम कुएं के पानी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस मानसिकता के आधार पर कि एक चीज कम होने से एक और चीज बेहतर है, अयान अपने लिए एक और लड़ाई नहीं जोड़ना चाहता था, इसलिए वह मुड़ा और चला गया। हालांकि वह मुश्किल से 3 कदम ही चला था कि उसे पीछे से एक तेज आवाज सुनाई दी और वह बचने के लिए जल्दी से कूद पड़ा। उसी समय एक बैंगनी आग का गोला अयान के कपड़ों को लगभग पहुंचता हुआ आगे की ओर तेजी से जमीन की ओर बढ़ा, जिसके बाद एक भयंकर विस्फोट हुआ। भयानक विस्फोट से उत्पन्न अग्नि भेड़िया ने सीधे अयान को पलट दिया। अयान ने हवा में ही अपनी मुद्रा स्थिर कर ली। वह शांतिपूर्वक और स्थिरता से उतरा। पीछे मुड़ते ही 2 बंदरों के हाथों से 2 बैंगनी आग के गोले निकले। अयान ने गुस्से से कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे दानव मूल फल को नहीं छूऊंगा, मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर मत करो। उड़ते जहाज पर नगरपति आयुष सरदार ने सिर हिलाते हुए मन ही मन कहा, इन राक्षसी वानरों से तर्क करना बेकार है। उन्हें चिंता है कि अयान मदद लेने के लिए वापस चला जाएगा, इसलिए वे मानव मार्शल कलाकारों को आसानी से नहीं जाने देंगे। प्रतियोगियों के काम में यथासंभव कम से कम हस्तक्षेप करने के लिए नगर के स्वामी आयुष सरदार ने फिर भी अयान को ये शब्द नहीं सुनाए। हालांकि जैसा कि आयुष सरदार ने कहा, दोनों बंदर वास्तव में अयान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। एक राक्षसी बंदर ने अपनी पूंछ से एक शाखा को फंसाया और उसे अचानक घुमाया और आकाश में उड़ गया। बंदर ने अयान पर 2 बैंगनी आग के गोले फेंके। अयान जल्दी से पलटा और चकमा दे दिया। जिस स्थान पर अयान पहले था, वहां 2 भयंकर विस्फोट हुए। चारों ओर आग और हवा की भयंकर लहरें फैलीं, जिससे अयान का शरीर अस्थिर हो गया। इसके तुरंत बाद दूसरा बंदर आकाश में कूद गया। दोनों बंदरों ने और भी भयंकर हमला किया, लेकिन उनके हाथ लगातार बैंगनी आग के गोले फेंक रहे थे।
वे बैंगनी आग के गोले लगभग एक पंक्ति में थे, एक के बाद एक, और एक पल में उन्होंने कुल 16 आग के गोले फेंके। अयान जमीन पर बेतहाशा दौड़ रहा था, बाई दाई कूद रहा था। आग के गोले एक के बाद एक उसका पीछा करते हुए उसके पास ही फटने लगे। स्वुश स्वुश स्वुश, गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। आसमान में नदी का पानी बरस रहा था और बूंदाबांदी हो रही थी, जबकि आसपास का जंगल आग के समुद्र में डूबा हुआ था। बहुत तेज, दोनों बंदरों ने तेजी से आग के गोले फेंके, जिससे अयान को सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। आग और हवा की अत्याचारी लहरें बार बार अयान को अपने आगोश में ले लेती थीं, और हर बार जब वे उसे अपने आगोश में लेती थीं, तो अगले ही पल अयान आग की लहरों से बाहर निकल आता था और रस्सी के आकार की ज्वाला निकालता था। यद्यपि वह आग के गोले के विस्फोट के केंद्र में नहीं था, लेकिन किनारे की लहरें अयान को सिरदर्द देने के लिए पर्याप्त थीं। बैंगनी लपटें बहुत शक्तिशाली थीं, जिसके कारण अयान ने मौसम से खुद को बचाने के लिए जो वस्त्र पहने थे वे एक एक करके जल गए। वे लगभग खुले हुए थे और उसके पूरे शरीर पर झुलसे हुए काले निशान थे। अरे यार, तुम बहुत ज्यादा बदमाश हो, एक तीव्र ध्वनि के साथ अयान ने पलटकर अपनी कृपान से वार किया। 3 मीटर ऊंची कृपान क्यों आकाश में उड़ी, लेकिन असंख्य आग के गोलों से वह टुकड़े टुकड़े हो गई और आकाश से और भी आग के गोले नीचे गिरे। अयान ने मन ही मन सोचा, वह यहाँ से भागने ही वाला था, लेकिन आगे का रास्ता आग के गोलों से अवरुद्ध था। आग के गोले उस पर बरसने लगे। सबसे घृणित बात यह थी कि दोनों बंदर गेंद के निष्कासन बल से अपने शरीर को लटकाए रखने में सक्षम थे। अयान असहाय था और केवल चकमा दे रहा था। उसके कानों में गड़गड़ाहट के कारण उसके कान भिनभिनाने लगे तथा उसका मस्तिष्क अस्त व्यस्त हो गया। अच्छा नहीं है, अयान ने दांत पीस लिए और उसका दिमाग अस्त व्यस्त हो गया। यह उसके शरीर से पानी की कमी का संकेत था। वह बहुत देर तक बैंगनी लपटों के पास रहा था। यदि वह ऐसा जारी रखता तो संभवतः उसे निर्जलीकरण का झटका लग जाता। ये बैंगनी ज्वाला कोई साधारण आग नहीं थी, ये बैंगनी ज्वाला आत्मा बंदर की राक्षसी आग थी। तुमने मुझे मजबूर किया। अयान इतना निर्दयी था कि वह पलटा और एक झटके में गायब हो गया। अगले ही क्षण अयान की छवि अचानक 2 बंदरों के पीछे आकाश में प्रकट हुई। फ्लैश टेप्स के नष्ट होने से पहले का मौसम अत्यंत भयावह था। अयान को थका देने के लिए 10 बार काफी था, क्योंकि अयान इसे बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। शिकारी पक्षी अपनी पूंछ हिलाते हैं। काले स्केल वाली कृपान क्षैतिज रूप से घूमी और एक बड़ा अर्धचंद्राकार ब्लेड क्यूई दिखाई दिया। हालांकि इस समय एक धरती हिला देने वाली गर्जना प्रकट हुई। दहाड़ नीचे से आई। भयानक बात तो ये थी कि इस गर्जना से ही एक मोटी हवा की तोप निकल पड़ी थी। इससे पहले कि अयान और दोनों बंदर कोई निर्णय ले पाते, भयानक हवाई तोप ने उन तीनों को उड़ा दिया। अयान हवा में गिर गया और नीचे देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर के सारे छिद्र खुल गए हैं। वह खुद को ये कहते हुए नहीं रोक सका, भाड़ में जाए तेरी दादी। 7 मीटर लंबा भूरा भालू नदी के किनारे सीधा खड़ा था। पृथ्वी तत्व, स्टील बरसेट भालू, मूल रिटर्निंग दायरे का दूसरा स्तर। अयान ने मन ही मन सोचा, वह इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है? क्या अब भी अच्छे दिन बचे हैं? राक्षसी जानवर लहर दर लहर आए। इससे पहले कि 2 राक्षसी बंदरों से निपटा जा सके, एक और भी अधिक भयानक राक्षस प्रकट हो गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या अभी हुए विस्फोट ने इस शापित भूरे भालू को अपनी ओर आकर्षित किया है। हालांकि यह अंत नहीं था। दूसरी ओर की झाड़ियां कुछ बार हिलीं और एक विशाल राक्षस भी बाहर निकल आया। पवन बैल। अयान को समझ नहीं आ रहा था कि अपनी वर्तमान मनस्थिति को व्यक्त करने के लिए वह क्या शब्द इस्तेमाल करे। मूल प्रत्यावर्तन चरण के प्रथम स्तर पर एक और पवन बैल। क्या उसे पवन बैल के साथ रहना ही था? उसके आकार को देखकर ऐसा लग रहा था कि भूरा भालू पवन बैल से बड़ा था। पवन बैल को पता नहीं था कि क्या हो रहा था, लेकिन वह वास्तव में दानव मूल फल वृक्ष की ओर दौड़ा। इस कार्रवाई से न केवल दोनों बंदर नाराज हुए, बल्कि स्टील बरसेट भालू भी नाराज हो गया। मुंह फीनिक्स आइज दहाड़ उठी, उसका शरीर हवा की तरह हिल रहा था। गर्जन। स्टील बरसेट भालू के अंग जमीन पर आ गिरे और वह तेजी से भागने लगा। दोनों बड़े भालू आपस में टकरा गए, लेकिन स्टील बरसेट भालू ने अपने बड़े अगले पंजों की एक जोड़ी का उपयोग करके विंड बुल के सींगों को मजबूती से पकड़ लिया। कितना शक्तिशाली प्रभाव है, जैसा कि एक पृथ्वी प्रकार के राक्षसी जानवर से अपेक्षा की जाती है। अयान एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। वह जानता था कि फैंग नियू का आक्रमण कितना भयंकर था। हालांकि स्टील बरसेट भालू वास्तव में एक ही बार में विंड बुल के आक्रमण को पकड़ने में कामयाब रहा। इसके तुरंत बाद और भी अधिक भयावह दृश्य सामने आया। स्टील बरसेट भालू ने अपना मुंह खोला और पवन बैल के माथे पर काट लिया, जिससे पवन बैल का सिर चकनाचूर हो गया। इसके बाद स्टील बरसेट भालू के अगले पैरों की जोड़ी अचानक दोगुनी मोटी हो गई।
उसके बाल सीधे खड़े थे, उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं और वह विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ था। स्वूश! स्टील बरसक भालू ने वास्तव में अपने नंगे हाथों से विंड बुल को 2 भागों में फाड़ दिया। अयान की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसे अपने दिमाग में एक भनभनाहट सी महसूस हुई। अयान आकाश में लुढ़क गया और एक प्राचीन वृक्ष के तने पर जा गिरा। नीचे देखने पर पता चला कि पवन बैल के फटे हुए सिर में कोई राक्षसी क्रिस्टल पत्थर नहीं था। स्टील बरसक भालू को देखते हुए उसने अपने विशाल शरीर को कुछ बार घुमाया और कदम से कदम मिलाकर दानव मूल फल वृक्ष की ओर चल दिया। दोनों बंदर मूल रूप से स्टील बरसक भालू की उपस्थिति के कारण डर से कांप रहे थे, लेकिन ये देखकर कि स्टील बरसक भालू दानव मूल फल को निशाना बना रहा था, दोनों बंदर तुरंत पागल हो गए। खोज! स्वूश! बैंगनी रंग के आग के गोले एक के बाद एक स्टील बरसक भालू की ओर फेंके गए। स्टील बरसक भालू अचानक पलटा और गुस्से से दहाड़ने लगा। उसका पूरा शरीर तुरंत सूज गया। जब वह दोनों पैरों पर खड़ा हुआ तो उसकी लंबाई 7 मीटर से बढ़कर 10 मीटर हो गई थी। मनुष्य के लिए यह ऊंचाई पहाड़ की तरह दुर्गम थी। उस 10 मीटर ऊंचे दृश्य प्रभाव को देखकर अयान ने तुरंत उससे बचने के बारे में सोचा। स्टील बरसक भालू के शरीर पर 1 दर्जन से अधिक बैंगनी आग के गोले फट गए। गड़गड़ाहट की आवाज़ें लगातार सुनाई दे रही थीं और आसपास के पेड़ एक ही झटके में नष्ट हो गए। केवल दानव मूल फल वृक्ष ही बरसक भालू के शरीर से अवरुद्ध हो गया और बच गया। हालांकि भयावह बात यह थी कि जब आग की लपटें शांत हुई तो स्टील बरसक भालू वहीं पर सुरक्षित खड़ा रहा। उसके शरीर पर जलाने लायक बाल भी नहीं बचे। खुरदरी त्वचा और मोटा मांस, उसकी शक्ति असीम थी। ये 8 शब्द स्टील बरसक भालू के लिए एकदम सही व्याख्या थे। राक्षस! अयान मुस्कुराया। निडर भालू दानव मूल फल लेने के लिए फिर से घुमा। दोनों दानव बंदरों ने 1 दर्जन से अधिक बैंगनी आग के गोले फेंके। घने आग के गोले के फटने से भालू की पीठ पर विस्फोट हो गया, जिससे वह 2 कदम आगे गिर गया। इस बार मामला पलट गया। हिंसक भालू की आंखें खून से लाल थीं। जैसे ही उसके अंग जमीन पर गिरे, वह गुस्से से दहाड़ने लगा और राक्षस बंदरों की ओर भागा। वह 10 मीटर लंबा शरीर था। वह तेजी से दौड़ा और तुरंत राक्षसी बंदर के नीचे पहुंच गया। दोनों राक्षसी बंदर तेजी से आकाश में कूद पड़े और हवा में उछलते हुए बैंगनी रंग के आग के गोले फेंके। जब बेस भालू आदमी खड़ा हुआ तो यह एक ऊर्ध्वाधर छलांग की तरह था। 10 मीटर की उस भयावह ऊंचाई के कारण वह एक क्षण में 50 मीटर से अधिक ऊपर उछल गया। भालू के सिर पर आग के गोले फटने लगे, जिससे आग का एक विशाल समुद्र बन गया। तथापि किसी चीज से ज्वाला के समुद्र का शीर्ष ऊपर उठा और फिर एक बड़े पंजे ने ज्वाला के समुद्र को भेदते हुए एक राक्षसी बंदर की पूंछ को मजबूती से पकड़ लिया। जैसे ही वह नीचे उतरा, भालू ने एक बंदर को पकड़ लिया, उसे घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। यदि इस बार इसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया तो यह निश्चित रूप से राक्षसी बंदर को टुकड़ों में तोड़ देगा। एक अन्य राक्षसी बंदर ने शोकपूर्ण चीख निकाली। वास्तव में ये पहले तो तेजी से नीचे गिरा और फिर जमीन पर सपाट होकर लेट गया। उन्मत्त भालू ने दूसरे बंदर को पकड़ लिया और उसे जोर से नीचे गिरा दिया, जिससे वह दूसरे बंदर की पीठ पर जा लगा। अयान हैरान रह गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई दूसरा बंदर अपने साथी के लिए कष्ट सहने हेतु अपने शरीर का उपयोग करने को तैयार हो जाएगा। दोनों बंदर पहले ही मौत के कगार पर थे। वे निराशा से अयान की ओर देखने लगे और उनकी आंखों में याचना के भाव थे। स्टील बरसक भालू ने अपना पैर उठाया और एक राक्षसी बंदर की पीठ पर कदम रख दिया। राक्षसी बंदर को रौंद दिया गया। उसका पूरा पेट जमीन में धंस गया और उसके अंग और सिर को ऊपर उठा दिया गया, लगभग मांस के पेस्ट में कुचल दिया गया। दूसरा बंदर अपने साथी के साथ दुर्व्यवहार होते देख रहा था। उसका मुंह दुख से चरमरा रहा था, लेकिन वह उसे बचाने में असमर्थ था। राक्षसी बंदर ने अयान को उत्सुक नजरों से देखा। सचमुच उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। हालांकि अयान अभी अभी बंदर जोड़े के प्यार को देखकर दंग रह गया और हैरान रह गया। उसने जो प्रेम अनुभव किया था वह सबसे पीड़ादायक विश्वासघात था। उसे अब अपने साथी पर भरोसा नहीं रहा। पति पत्नी मूलतः एक ही जंगल के पक्षी थे, अतः बड़ी विपत्ति आने पर वे अलग अलग उड़े। कितना दुखद एवं हास्यास्पद वाक्य है। इस समय अयान ने बंदर की आंखों में असहाय और उदास भाव देखा। उसने दांत पीसते हुए गुस्से से बंदर को डांटा, अभी मुझ पर बम गिराने का समय नहीं है। क्या अब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? मैं तुमसे कह रहा हूं, इसके बारे में सोचना भी मत। इतना कहकर अयान ने चाकू पकड़ लिया और जाने के लिए मुड़ा। उसके पीछे एक उन्मत्त भालू की दहाड़ और एक राक्षसी बंदर के रोने की आवाज आ रही थी। अयान ने एक कदम आगे बढ़ाया। दयनीय चीख सुनकर उसके कदम एक क्षण के लिए रुक गए। उसने हिम्मत करके अपनी खोपड़ी को संभाला और चलना जारी रखा। अचानक एक और आग का गोला फटा। ये बंदर ही रहा होगा जिसने अपने साथी को बचाने के लिए भालू को आग के गोले से उड़ा दिया।
हालांकि इस बार विस्फोट बहुत कमजोर था। स्पष्टतः बंदर की राक्षसी शक्ति समाप्त हो रही थी। अयान ने दांत पीस लिए और अपना हाथ उठाकर अपना चेहरा थपथपाया। उसने गुस्से से खुद को डांटा, भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारा दिल नर्म कर दूंगा। ऐसा कहते हुए वह पलटा और अपनी कृपान भालू की ओर तानते हुए दहाड़ा, छोड़ दो उन दो बंदरों को। स्टील बरसक भालू एक राक्षसी बंदर के पैरों को पकड़कर उसे दो टुकड़ों में फाड़ने की तैयारी कर रहा था। अयान के माथे की नसें उभर आए। मैंने तुमसे कहा था कि उन दो बंदरों को छोड़ दो। बोलते बोलते उसने अपना हाथ उठाया और वार कर दिया। सेबर क्यू सीटी बजाता हुआ आगे बढ़ा और उसने भालू की छाती पर जोरदार वार किया। इस कृपान के प्रहार से भालू का एक बाल भी कट गया, लेकिन इससे भालू क्रोधित हो गया। भालू ने बंदर को एक तरफ फेंक दिया और उसकी दो रक्त-लाल आंखें अयान पर टिक गईं। उड़ते जहाज पर सभी लोग अवाक थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अयान इतना मूर्ख होगा कि अपनी मौत की तलाश करेगा। नगरपति आयुष सरदार ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्या ये बदमाश सिर्फ धर्म की बात मान रहा है? क्या राक्षसी जानवरों के लिए भी वह अब भी वैसा ही है? सास बड़े गौतम की आंखों में एक कोमल रोशनी चमक उठी। अन्य संप्रदायों के विभिन्न बुजुर्ग मिश्रित भावनाओं से भरे हुए थे। उस क्षण वे सचमुच अयान से बहुत प्रभावित हुए। दरअसल अयान को इस परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं थी, वह पलटकर चला जा सकता था। अगर तुम में क्षमता है तो मेरे पास आओ, उन दो बंदरों को छोड़ दो। नीचे अयान की दहाड़ राक्षसी जंगल में लगातार गूंज रही थी। बेस्क भालू पहले ही जमीन पर उतर चुका था और अयान की ओर दौड़ रहा था। अयान ने गहरी सांस ली और अब उसे इसका कोई अफसोस नहीं था। चूंकि उसने इतना साहसी बनना चुना था, इसलिए उसे अपने कार्यों की कीमत चुकानी पड़ी। उसके पैर स्थिर रूप से पार हो गए थे और घने शुरुआती मौसम काले शल्क वाले कृपान में डाला गया था। कृपान अभूतपूर्व ढंग से कांपने लगी। यह अशिंक थंडर सेबर तकनीक बरसक ड्रैगन बैटल टाइड की तीसरी चाल थी। ये भी पहली बार था जब अयान ने दूसरों के सामने इस चाल का इस्तेमाल किया था। बेसिक ड्रैगन बैटल टाइड एक मार्शल कौशल था जो वियतनाम युद्ध में और अधिक क्रूर हो गया। कृपान के बाद कृपान काटना, कृपान के बाद कृपान संचित शक्ति, अगला कृपान हमेशा पिछले वाले से अधिक शक्तिशाली होता था। एक छलांग के साथ अयान ने भालू के माथे पर वार किया। यह वार पहले से 3 गुना अधिक शक्तिशाली था, जो 7800 जिन तक पहुंच गया। विशालकाय कृपान भालू के माथे पर आकर गिरी, जिससे धातुओं के आपस में जुड़ने जैसी तीखी ध्वनि उत्पन्न हुई। झनकार, जबरदस्त प्रतिक्षेप बल ने न केवल अयान को उड़ा दिया, बल्कि उसके पूरे दाहिने हाथ को भी सुन्न कर दिया। बेशक भालू ने अपना बायां हाथ हिलाया और आसानी से अयान को उड़ा दिया। यह इतना शक्तिशाली था कि अयान को ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उस पर टूट पड़ा हो और उसका पूरा शरीर टूटने वाला था। क्षेत्र दमन बहुत शक्तिशाली है, नगर स्वामी आयुष सरदार ने बाहें सिकोड़ी। अयान केवल जियांटियन छठी परत पर था, जबकि बाओ जियोन गुई युआन दूसरी परत पर था। दोनों पक्षों के बीच 5 छोटे छोटे क्षेत्रों का अंतर था। हालांकि अयान, जिसने लगातार 7 या 8 प्राचीन पेड़ तोड़ दिए थे, फिर से बाहर निकल आया। उसने अपनी कृपान की मूठ को कसकर पकड़ लिया। यद्यपि वह बरसक भालू के हमले से बुरी तरह घायल हो गया था, बरसक ड्रैगन बैटल टाइड की विशेषताओं ने अयान की लड़ाकू भावना को और भी अधिक तीव्र बना दिया। उसकी शक्ति तीव्र गति से जल रही थी और उसके शरीर में लड़ने की अनियंत्रित प्रवृत्ति ने उसे अपनी चोटों की अनदेखी करने पर मजबूर कर दिया। दोबारा अयान ने दहाड़ते हुए उन्मत्त भालू की ओर बढ़ने की पहल की। आसमान से एक ब्लेड उतरा। इस कृपान की शक्ति 8200 जिन तक पहुंच गई। ये पिछली कृपान से 400 जिन अधिक शक्तिशाली थी। यद्यपि बेसिक भालू अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था और उसकी सुरक्षा भयानक थी, फिर भी उसने अपने लचीलेपन का त्याग कर दिया। अयान की कृपान ने अचूक सटीकता के साथ भालू के सिर पर वार किया। धमाका, 8200 जिन की ताकत भालू के सिर पर पड़ी, जिससे भालू के पैरों के नीचे की जमीन जोर से उछल गई। हालांकि बेस्क भालू को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और उसके पंजे अयान की ओर बढ़ गए। इस समय विशाल कृपान के लाभ सामने आए। 3 मीटर ऊंची कृपान ने अयान के पूरे पूर्ववर्ती को अवरुद्ध कर दिया। इसके अलावा बरसक भालू में मानव मार्शल कलाकार जैसी लचीलापन नहीं था, न ही वह चाल बदलने या चालों को नष्ट करने जैसी कोई तकनीक जानता था। ये थप्पड़ ब्लैक स्केल सेबर पर पड़ा। यदि यह निम्न श्रेणी का स्पिरिट हथियार होता तो संभवतः तलवार वहीं पर टूट जाती। यदि यह इंटरमीडिएट ग्रेड स्पिरिट हथियार होता तो संभवतः इसमें दरारें दिखाई देती। हालांकि उच्च श्रेणी का स्पिरिट हथियार ब्लैक स्केल्स बरसक भालू के पंजे की शक्ति का सामना करने में सक्षम था। हालांकि इसने अयान को उड़ा दिया, फिर भी यह अयान की जान बचाने में कामयाब रहा। उन्मत्त भालू के भयानक प्रभाव से अयान को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी हड्डियां कराहने लगी हैं और किसी भी समय उनमें दरार पड़ने के लक्षण दिखाई देने लगे हैं।
हालांकि अयान की युद्ध की मंशा और भी अधिक बढ़ गई और वह लगभग 9 स्वर्गों तक पहुंचने वाला था। तीसरा स्लैश, अयान आकाश में उड़ गया। वह एक पेड़ के तने पर पैर रखकर नीचे गिर गया। विशाल कृपान ने उस उन्मत्त भालू का सिर 3 बार काट डाला। 8600 जिन, बेसिक ड्रैगन बैटल टाइड की ताकत में 400 जिन की वृद्धि हुई। धमाका, बेसिक भालू क्रोधित हो गया और उसके बड़े बड़े पंजे अयान के लिए काफी मजबूत हो गए। अयान ने तेजी से कदम बढ़ाया और चौथा ब्लेड नीचे आ गिरा। धमाका, 9000 जिन, धरती कांप उठी और भालू के पैरों के नीचे गहरी दरारें पड़ गईं। इससे पहले कि बेसिक भालू प्रतिक्रिया कर पाता, अयान का 5वां ब्लेड नीचे गिर गया। धमाका, 9400 जिन, अंततः भालू के माथे का फर काट दिया गया, यहां तक कि उसकी त्वचा और मांस भी फट गया था और खून के निशान बह रहे थे। हिंसक भालू इतना क्रोधित था कि वह लगभग पागल हो गया। उसके विशाल पंजे घूमकर अयान की काली कृपान पर टूट पड़े। ये पंजा अत्यंत शक्तिशाली था, जिससे अयान को तलवार की नोक पर मुंह भर मीठा खून थूकना पड़ा। उसका पूरा शरीर तेजी से जमीन पर गिरा और फिर जमीन से उछलकर वापस आ गया। सामान्य परिस्थितियों में ये पंजा अयान की सारी गतिशीलता खोने के लिए पर्याप्त था, लेकिन बेसिक ड्रैगन बैटल टाइड ने अयान को बेसिक अवस्था में पहुंचा दिया था। अयान उत्साह और तीव्र लड़ाकू भावना की स्थिति में था। वह अब अपनी चोटों का दर्द महसूस नहीं कर सकता था। चोटें जितनी तीव्र होती गईं, उनका लड़ने का उत्साह उतना ही बढ़ता गया। वह उछलकर तेजी से आगे बढ़ा। ब्लेड जमीन को घसीटता हुआ ऊपर धूल का गुबार उड़ा रहा था। छठा कृपान, अपनी कृपान के एक ही वार से उसकी ताकत 12,000 किलोग्राम हो गई थी। कुल मिलाकर 800 किलोग्राम वजन बढ़ गया था। भालू ने अपना सिर नीचे कर लिया और अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को थोड़ा झुका लिया। जहां तक अयान का प्रश्न है, उसने भालू के कंधे पर पैर रखा और उसका शरीर ऊपर उठ गया। जैसे ही वह नीचे उतरा, 7वीं तलवार नीचे गिर पड़ी। धमाका, 11,200 जिन, 1000 जिन से शक्ति बढ़ाएं। अयान का खून खौल उठा। उसके मन में एक भनभनाहट सी गूंज रही थी। उसे कोई दर्द या डर महसूस नहीं हुआ। उसके दिमाग में केवल एक ही शब्द था, युद्ध, युद्ध, युद्ध। इस अभूतपूर्व उन्मत्त अवस्था के कारण अयान के विभिन्न शरीर अकल्पनीय ऊंचाई तक ऊपर उठ गए। भालू के एक पंजे से अयान सचमुच बगल की ओर मुड़ गया और चकमा दे गया। 8वां कृपान, 12,200 जिन, 1,200 जिन से ताकत बढ़ाएं। इस कृपान प्रहार की शक्ति श्वेत ज्वाला बिजली की शक्ति का उपयोग करके अयान द्वारा किए गए कृपान प्रहार की शक्ति के लगभग बराबर थी। उड़ते जहाज पर हर कोई अचंभित था। उनकी दिल की धड़कनें एक एक करके तेज हो गईं, और जैसे ही अयान ने प्रत्येक वार के साथ वार किया, उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। बहुत हिंसक, उन्होंने कभी इतनी लापरवाह और हिंसक लड़ाई शैली नहीं देखी थी। हिंसक भालू के सिर से पहले से ही खून बह रहा था। वह गुस्से से दहाड़ने लगा और हर जगह खरोंचने लगा, लेकिन वह अयान के शरीर को पकड़ने में असमर्थ था। युद्ध, युद्ध, युद्ध। इस समय अयान के दिमाग में बस यही 3 शब्द थे, जो लगातार गूंज रहे थे। धमाका करो, इस शापित भालू को मारो। आहा हा हा हा। अयान आकाश में उछला और अंततः उसने अतुलनीय रूप से कीमती सफेद ज्वाला बिजली की शक्ति का एक निशान निकाला। उसने अपना बायां हाथ 3 बार ब्लेड पर मारा। जेंग, जेंग, जेंग। सफेद बिजली ने तुरंत काले कृपान को अपने में समाहित कर लिया, जिससे अयान की ताकत 2 गुनी हो गई। बिजली की शक्ति 13,000 जिन थी, साथ ही अभी की 12,000 जिन भी थी। 7,800 जिन की मूल विस्फोटक शक्ति को 3 गुना हटाने के बाद ये 17,200 जिन की शक्ति होगी। यह ऐसा काम था जिसके अलावा अयान के पास कोई विकल्प नहीं था। यद्यपि बेसिक ड्रैगन बैटल टाइड ने उसकी युद्ध शक्ति को असीम रूप से बढ़ा दिया था, परंतु अयान का शरीर सीमित था। यदि वह इसी तरह उसके शरीर को जलाता रहा, तो वह अयान को 2 और वार करके सूखी लाश में बदल सकता था। हालांकि इस कृपान की 17,200 जिन शक्ति निश्चित रूप से कोई हल्की बात नहीं थी। भारी कृपान आकाश में गिरकर घनी चमक पैदा कर रही थी। सफेद बिजली में लिपटा काला ब्लेड स्टील बरसक भालू के सिर पर हिंसक रूप से फट गया। इस कृपान ने भालू को सीधे जमीन पर पटक दिया और उसका 10 मीटर लंबा शरीर वास्तव में भयंकर रूप से उछल गया। जमीन पर चारों दिशाओं में आधा मीटर चौड़ी दरारें फैली हुई हैं। हिंसक भालू ने अपनी आंखें घुमाई और उसका विशाल शरीर फिर से जमीन पर भारी होकर गिर पड़ा। उन्मत्त भालू ने आकाश में धुआं और धूल उड़ा दी। जहां तक अयान का सवाल है, वह अंततः थक चुका था। वह एक पेड़ के सहारे झुक गया और जोर जोर से हाँफने लगा। जब बेसिक ड्रैगन बैटल टाइड का प्रभाव गायब हो गया, तो उसके पूरे शरीर में दर्द के कारण अयान दर्द से कराहने लगा और उसकी आंखों के कोने फड़कने लगे। हे भगवान, एल्डर सलोनी की आंखें फड़क उठी। ये कैसा युद्ध कौशल है! ये तो उसके चार्जिंग मार्शल कौशल से भी अधिक शक्तिशाली है।
सलोनी के सवाल का जवाब देने के मूड में कोई नहीं था। हर कोई अचंभित था और उनका खून खौल रहा था। एक आदमी और एक भालू के बीच हुई इस लड़ाई को शानदार कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नीचे अयान एक पेड़ के सहारे झुका हुआ था और उसका चलना फिरना बहुत कठिन था। कुछ ही दूरी पर भालू के सिर से खून बहकर एक धारा में इकट्ठा हो गया जो जमीन की दरारों में बह रही थी। लेकिन बहुत जल्दी ही हिंसक भालू ने अपनी आंखें पीछे घुमा लीं और उछल पड़ा। सभी दर्शकों के दिल धड़क उठे। वास्तव में वह अभी मरा नहीं है, एल्डर सलोनी चिल्लाई। बगल में एल्डर सलोनी के बड़े भाई ने गहरी आवाज में कहा, आखिरकार अयान ज़ियांटियन क्षेत्र के केवल 6ठे स्तर पर है। ऐसा करने में उन्होंने हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक अच्छा प्रदर्शन किया है। दूसरे स्तर के मूल लौटने वाले राक्षसी पशु को मारना इतना आसान नहीं था और किसी के साधना क्षेत्र का दमन केवल शब्दों का विषय नहीं था। हालांकि अयान को देखने के बाद भालू लंगड़ाता हुआ चला गया। उसका विशाल शरीर 7 मीटर तक ऊपर उठ गया और झाड़ियों में गायब हो गया। अयान, जो पेड़ के सहारे झुका हुआ था, उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। वह हंसा और मन ही मन सोचा, अपने आप को एक जंगली भालू समझो। यदि आप दोबारा आएंगे तो मैं केवल स्पैरो किंग सील का उपयोग कर सकता हूं। मैं अभी भी इस तुरुप का पत्ता रखने की योजना बना रहा हूं। पफिट, अयान ने मुंह में खून से सना लार थूका और अपने थके हुए और बुरी तरह घायल शरीर को घसीटते हुए धीरे धीरे दूर चला गया। वह अभी भी आगे बढ़ना चाहता है। उड़ते जहाज पर मौजूद सभी लोग दंग रह गए। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। जब से अयान ने अपनी राह पर चलने पर जोर दिया और अपने मूल की ओर लौटने का निर्णय लिया, तब से उसका हार मानने का कोई इरादा नहीं था। यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको अंत तक जाना होगा। लेकिन जैसे ही वह चला, अयान का दाहिना हाथ अचानक खींच लिया गया। उसने पलटकर देखा कि एक अपेक्षाकृत हल्के घाव वाला राक्षसी बंदर एक राक्षसी मूल फल को पकड़ रहा था। अयान दंग रह गया। यह वह दानव मूल फल है जिसे आप बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या आप मुझे एक देने के लिए तैयार हैं? राक्षसी बंदर ने अपना सिर अयान के बछड़े पर रगड़ा। राक्षसी मूल फल अयान के हाथ में थमा दिया और लंगड़ाते हुए दूसरे राक्षसी बंदर को ढूंढने चला गया। अयान ने अपने हाथ में दानव मूल फल पकड़ लिया और शिसांद्रा बोतल को खटखटाया। बाद में वह मुस्कुराया और दूर जाकर उसका अनुसरण किया। अयान कुछ देर तक चला, लेकिन अंततः वह थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने हाथ में राक्षस युवान फल तौला। खाने में थोड़ा हिचकिचाहट हुई। इस प्रकार के फल में स्वयं मेरिडियन को पोषण देने, मार्शल आर्ट की नींव को स्थिर करने और चोटों की मरम्मत के लिए शारीरिक शक्ति को बहाल करने का कार्य होता है। यदि आप इसे सामान्य समय पर खाते हैं तो आप मार्शल आर्ट क्षेत्र के एक हिस्से में सुधार कर सकते हैं। यदि आप इसे उस समय खाते हैं जब क्षेत्र में सुधार होता है तो आप याओयुंगुओ के अधिकतम प्रभाव को पूरी तरह से निभा पाएंगे। आप जानते हैं, बाजार में कुछ गोलियां हैं जो सीधे मार्शल आर्ट क्षेत्र में सुधार कर सकती हैं, जो कि और भी अधिक कीमती है। अयान ने दानव युआनगुओ को नाजी में डालना नहीं छोड़ा। एक द्वितीय श्रेणी का वसंत अमृत निकाला और खुद से कहा, अब मेरे राज्य में अड़चन को तोड़ने का कोई संकेत नहीं है। जब मैं आगे बढ़ूंगा तो दानव युआनगुओ को खा जाऊंगा। हुईचुन गोली का दूसरा ग्रेड भी दाबू का खजाना है। जब गोली पेट में प्रवेश करती है तो गोली की गर्म शक्ति पूरे शरीर में फैल जाती है, जिससे अयान एक लंबा और आरामदायक गाना गाता है। उसने पहले भी कई बार हुईचुंडन खाया था, लेकिन एक बार भी वह इतना खुश नहीं हुआ जितना कि यह खाकर हुआ। यह ऐसा था जैसे प्यास से मर रहे एक आदमी ने अचानक एक लोटा साफ झरने का पानी पी लिया हो। ठीक है, ये जितना कमजोर होगा, इसका प्रभाव उतना ही अधिक होगा। अयान काफी देर तक पेड़ के तने से टिका रहा। उसकी पलकें भारी हो रही थीं और उसे थोड़ी नींद भी आ रही थी। कई तीव्र लड़ाइयों ने उसे थका दिया। इस समय उसकी हड्डियों पर असंख्य घाव और दरारें हुईचुनदन द्वारा बहुत तेज गति से ठीक की जा रही हैं। विशेष रूप से उसके शरीर की सतह पर घने घावों की उपचार गति नग्न आंखों से दिखाई दे रही है। आसमान की ओर देखने पर पता चलता है कि सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा है। अनुमानित समय लगभग 7 घंटे है। हालांकि इससे पहले मैंने उड़ने वाली नाव पर जो दूरी देखी थी, उसके अनुसार मैं अभी आधी दूरी ही पैदल चला था। नहीं, मुझे डर है कि इस गति से नीचे जाने और दूसरे परीक्षण कक्ष तक पहुंचने में 14 घंटे लगेंगे। अयान ने गहरी बाहें चढ़ाई। बस उम्मीद है कि अगली यात्रा थोड़ी आसान होगी। इसके बाद उन्होंने पेड़ पर लगभग 1 घंटे तक पूरा आराम किया और तब उन्हें पुनः पूरी शारीरिक शक्ति महसूस हुई। उनकी चोट भी ठीक होकर 7788 हो गई, इसलिए वे जल्दी से अपने रास्ते पर चले गए। इस समय नगरीय चुनाव शुरू हुए 8 घंटे हो चुके हैं। इस समय उड़न तश्तरी से अचानक एक तेज आवाज आई। रामगढ़ शहर के रामगढ़ टाउन में दीवान परिवार के शिष्य आशीष दीवान को 8 घंटे में अच्छे परिणाम के साथ पहली परीक्षा हॉल में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के लिए बधाई। 10 अंक जोड़ना।
जैसे ही यह आवाज आई 299 खिलाड़ी एक साथ दंग रह गए।